प्रिय भाइयों बहनों एवं छात्र तथा छात्राओं, हमारे चैनल पढ़ो बढ़ो की ओर से आप सभी का हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है तथा नमः संस्कृताय। आज का विषय है स्वर संधि का अंतिम भेद जो है पर रूप स्वर संधि। इसका सूत्र होता है एंग पर रूपम। एंग का अर्थ होता है एंग प्रत्याहार के वर्ण। एंग प्रत्याहार के वर्ण है ए, ओ और पर रूपम। पर रूपम का अर्थ होता है पर रूप बराबर पर रूप। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि जब अकारांत उपसर्ग से युक्त या अकारांत उपसर्ग के बाद में जब एंग प्रत्याहार के वर्ण आते हैं तो उस एंग प्रत्याहार के वर्ण का पर रूप हो जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जब पहले पद के अंत में अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद एंग प्रत्याहार के वर्ण ए या ओ में से कोई भी हो तो वहां पर रूप हो जाता है। अर्थात जो ए या ओ होगा वो अकारांत उपसर्ग पर ही उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रधन एजते बराबर प्रेजते। अब यहां देखा जाए तो पहले पद के अंत में है प्र। ऐसे ये प्र है उपसर्ग और ये प्र उपसर्ग अकारांत है। जब हम प्र पढ़ते हैं तो अंत में आ आता है, तो इसलिए अकारांत होने के कारण यहाँ आगे एजते शब्द में पहला वर्ण ए है, अर्थात ए एंग प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस ए का जनादेश हो जाता है प्र पर, उपसर्ग पर, अर्थात प्रधन एजते बराबर प्रेजते। इसी तरह से उपधन ओजत। अब यहां भी उप अनुसर्ग उपसर्ग है और उपसर्ग जो है ये अकारांत है, क्योंकि उप जब हम पढ़ते हैं तो अंत में आ आता है। तो इसलिए जब हम दोनों का योग किए तो उपधन ओजति बराबर ओ जो है प पर जनादेश हो गया, उपोजति। इसी तरह से इनके अन्य उदाहरण भी होंगे और इसी के साथ ही साथ आज स्वर संधि का समापन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन या हल संधि की ओर। व्यंजन या हल संधि ये संधि का दूसरा भेद है। पहला भेद है स्वर या अच संधि। तो स्वर या अच संधि की परिभाषा के साथ साथ उनके उदाहरणों सहित हमने व्यंजन या हल संधि के भेदों को, ये स्वर या अच संधि के भेदों को बता दिया। अब हम प्रवेश करते हैं व्यंजन या हल संधि में। तो विशेष तौर पर हमको आज एक चुटकुला याद आ गया। साहित्य और कला, जैसे कि श्लोक में कहा गया साहित्य कला विहीना मनुष्य पशु भी समान। तो इसलिए साहित्य का ज्ञान सबको होना चाहिए और जब ज्ञान नहीं होगा तो साहित्य विहीन वही एक चुटकुला है कि दो लोग अपने ससुराल जाते हैं और जब ससुराल का मार्ग पकड़ लेते हैं तो वो लोग सूक्तियों का नाम सुने थे कुछ। तो उन सूक्तियों में जैसे एक सूक्ति है महाजनो येन गता स पंथा,
तो महाजनो येन गतः स पंथा का तात्पर्य यह होता है कि जिस मार्ग से महाजनों का मतलब होता है सज्जन पुरुष जाएं, जिस मार्ग से सज्जन पुरुष भ्रमण करें या जाएं वही मार्ग उत्तम होता है, इसका अर्थ ये है। लेकिन वो दोनों मूर्ख लोग जो अपनी ससुराल जा रहे थे, वो देखते क्या है कि एक मरे हुए व्यक्ति की लाश को लेकर लोग श्मशान घाट जा रहे हैं और ढेर ज़्यादा लोगों की संख्या थी। इसलिए उन दोनों मूर्खों के समझ में ये आया कि महाजनो येन गतः स पंथा, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिस मार्ग पर जाएं वही सही मार्ग है। तो वो दोनों मूर्ख अब ससुराल जाने की बजाय वो सीधे उसी मार्ग पर चल दिए श्मशान घाट की ओर। वहाँ गए तो वहाँ से लोग बताए, जब पूछे कि हमको अब ससुराल अपने जाना है इस गांव में, तो ससुराल का मार्ग फिर पकड़ लेते हैं, ससुराल दोनों पहुँच जाते हैं। तो ससुराल में होता क्या है वहाँ कि उनके स्वागत और भाव के लिए दीर्घ सूत्री का तात्पर्य होता है सेवई बना करके उन लोगों की थाली में दे दिया जाता है। और वो दोनों मूर्ख फिर याद कर लिए वो उस सूक्ति को, दीर्घ सूत्री विनाश्यत। इस सूक्ति का अर्थ है देरी से कार्य करना, जो भी व्यक्ति देरी से कार्य करेगा उसका विनाश हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब एक तात्पर्य है जो कल करना है उसको आज ही कर लेना चाहिए। लेकिन उन लोगों के समझ में उल्टा ये आ गया कि दीर्घ सूत्री विनाश्यत, अर्थात जो इस दीर्घ सूत्री को खाएगा उसका विनाश हो जाएगा। वे लोग सेवई को खाना बंद कर दिए और उस थाली को बाहर कर दी। तो इस प्रकार से ज्ञान के बिना हर व्यक्ति का पूरा जीवन अधूरा रहता है और अंधकार से युक्त होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं व्यंजन या हल संधि। व्यंजन या हल संधि किसे कहते हैं, प्रश्न ये आता है। तो देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा है कि जब व्यंजन के साथ कोई स्वर या व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन या जो बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और इसे हल संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वो सारे व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अतः व्यंजन वर्णों में हल लगा होता है। हल का तात्पर्य हलंत होता है। जैसे कि वाक, अब यहाँ क में हल लग गया तो ये हल वर्ण हो गया। जैसे वाक धन ईशा, तो बराबर अब यहाँ परिवर्तन हुआ, यहाँ क के बाद स्वर ई आया है, तो इसलिए इस क का परिवर्तन इसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये जस्व संधि के नियमों को ध्यान में देते हुए झलाम जशो अंते, इस सूत्र के आधार पर यहां इस क का इसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो गया ग। वाक धन ईश बराबर वागीश। इसी तरह से सत धन जन बराबर, अब यहां ज आने के कारण त वर्ग के बाद यहां ज आया है, इसलिए इस त का भी ज हो गया, सज्जन। ये व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। अब इसी के साथ ही साथ हम ध्यान देते हैं कि व्यंजन या हल संधि के भेद, संधि के कुल 8 भेद होते हैं। 8 भेद ये हैं। जस्त्व संधि, इष्चुत्व संधि, तीसरा है अष्टुत्व संधि,
इधर पकड़ लेगा ना कैमरा। तो ये व्यंजन या हल संधि के 8 भेद हैं। पहला है जैसे जस्त्व संधि, दूसरा है श्चुत्व संधि, तीसरा है ष्टुत्व संधि, और चौथा चर्त्व संधि तथा पांचवा लत्व संधि, और छठा अनुस्वार संधि है, तो सातवां अनुनासिक संधि, और आठवां परस्वर संधि है। तो इस प्रकार से इन 8 में हम अब चलते हैं जस्त्व संधि। अब ये जस्त्व संधि के नियमता 2 भेद हैं, एक पदांत और एक अपदांत। अर्थात अब इनमें से दोनों के नियम एक ही होते हैं, प्रायः थोड़ा बदले होते हैं। अब जैसे यहां इसका सूत्र है पदांत जस्त्व संधि। और दूसरा है अपदांत। इस प्रकार से जस्त्व संधि के ये 2 भेद होते हैं। तो अब हम पहले भेद की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला भेद है पदांत जस्त्व संधि। सूत्र है झलाम जशो अंते। ये जस्त्व संधि का जो सूत्र है पदांत जस्त्व संधि का, यह सूत्र हमें क्या बता रहा है कि झलाम जशो अंते। झलाम का तात्पर्य हुआ झल प्रत्याहार के वर्ण, झल वर्ण। अब झल वर्ण कौन से हैं? वर्गों के वर्गों के 1, 2, 3, 4 वर्ण। अब यहां कहने का मतलब हुआ पहले वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण का तात्पर्य हुआ। जैसे क वर्ग है, ये कुल मिलाकर 5 वर्ग हैं व्यंजन में। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो यहां कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ग का पहला जैसे क हुआ, दूसरा वर्ण ख हुआ, तीसरा वर्ण ग हुआ और चौथा वर्ण घ हुआ, ये झल वर्ण है। इसी तरह से च वर्ग का च हुआ, छ हुआ, ज हुआ, झ हुआ। इसी तरह से ट वर्ग में ट हुआ, ठ हुआ और ड हुआ तथा ढ हुआ। इसी तरह से त वर्ग का है, त, थ, द, ध। इसी प्रकार से प वर्ग में है प, फ, ब, भ। अब कहने का मतलब यह है कि इन वर्णों के साथ इनमें से पहले पद के अंत में कोई भी वर्ण है और उसके बाद कोई भी व्यंजन वर्ण अर्थात वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। कोई भी व्यंजन या स्वर वर्ण आता है तो दोनों का मिलाकर जस प्रत्याहार। अब जस प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं? ज, ब, ग, ड, द।
अब कहने का तात्पर्य यह है कि जब पहले पद के अंत में इन 4 पंचे 20 वर्णों में से कोई वर्ण पहले पद के अंत में है और दूसरे पद के प्रारंभ में यदि किसी वर्ग का तीसरा अक्षर या स्वर वर्ण हो तो इस पहले पद के झल वर्ण का उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे ज, ब, ग, ड, ध, ये सारे जस प्रत्याहार के वर्ण जितने हैं वर्गों के तीसरे अक्षर ही हैं हर वर्ग के, तो यहाँ तीसरा वर्ण ही हो जाता है। जैसे सत, धन, जन, यहाँ त आया है, झल वर्ण है त, और उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा अक्षर ज आया है, अर्थात जस प्रत्याहार का वर्ण आया है। इसलिए अब इस त का इसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में अर्थात ज के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ जस प्रत्याहार हो गया। इसी तरह से सुप, धन, अंतः, अब यहाँ पहले पद के अंत में प जो है वो झल वर्ण है और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर आ आया है, इसलिए इस प का इसी वर्ग का तीसरा अक्षर ब हो जाता है, अर्थात सुप, धन, अंतः बराबर सुबंतः। इसी तरह से अन्य और भी उदाहरण हैं, जैसे जगत, धन, ईशः बराबर जगदीशः। इस प्रकार पदांत जस्त्व संधि के उदाहरण सहित और पूरी परिभाषा सहित इसका वर्णन इस प्रकार से हमने कर दिया। अब अगली इस जस्त्व संधि का अगला भेद है अपदांत जस्त्व संधि। अब इसके लिए इसकी अगली कक्षा में इसके सूत्रों को और इसका वर्णन हम करेंगे। नमः संस्कृताय।